बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए अभी हमने जो चैप्टर है वो समाप्त किया था, वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का था। मेरा विश्वास है कि उस चैप्टर को थॉरोली स्टडी करने के बाद में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका आसानी से निराकरण कर सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। या तो किसी रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रा दे दिया गया और उसका पूछा गया कि भाई ये किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल्स आएंगे, उनके केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ क्या होंगी और उनमें स्प्लिटिंग पैटर्न इत्यादि क्या होगा। तो इस प्रकार से दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं वो एनएमआर में पूछे जाते हैं। जैसा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भी लगा होगा कि एनएमआर वाला जो चैप्टर है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स आगे एमएससी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनको हिंदी में कार्बधातुक यौगिक कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, कार्बधातुक यौगिक कार्बन के मेटल के साथ में बॉन्ड एस्टेब्लिश करने के साथ में बने हुए यौगिक हैं। कार्बन मेटल बॉन्ड के अंदर ऐसी क्या विशेष बात होती है जिसकी वजह से हमें कार्बधातुक यौगिकों को एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड के रूप में स्टडी करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। डेफिनेशन है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन धातु बंध हो, कार्बन और मेटल के बीच में लिंकेज हो तथा धातु परमाणु कार्बनिक मूलक से जुड़ा हो, कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें बात ध्यान में देने की है कि इन यौगिकों में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा है धातु परमाणु है वो कार्बनिक मूलक ऑर्गेनिक रेडिकल के साथ में जुड़ा होना चाहिए। ऑर्गेनिक रेडिकल क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स को, सिंपल हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स में मिथाइल रेडिकल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, और एरोमेटिक रेडिकल्स में जैसे फिनाइल रेडिकल है, टोलोइल रेडिकल है। तो ये इस प्रकार से जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हैं उनका जो कार्बन है वो मेटल के साथ में जब लिंकेज एस्टेब्लिश करता है तो उस प्रकार के जो यौगिक हैं उनको हम कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। अब धातु के रूप में कौन कौन सी धातुएं हैं वो कार्बधातुक यौगिकों में पाई जा सकती हैं। वो हैं लिथियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी इत्यादि धातुएं हैं। ये कार्बधातुक यौगिकों के अंदर उपस्थित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक जैसी उपधातुएं भी कार्बनिक मूलकों के साथ में कार्बधातुक यौगिक बनाती हैं। तो ये इस प्रकार की बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक जैसी जो मेटेलॉइड्स हैं जिनके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर होते हैं, ये भी कार्बनिक मूलकों के साथ में क्रिया कर कार्बधातुक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनके साथ में क्या विशेषता होती है कि चूँकि इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है तो जब ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल के साथ में बॉन्ड एस्टेब्लिश करते हैं तो इनका जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो प्रीडोमिनेट करती है और उसकी वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के रूप में बिहेव करते हैं। किसी कार्बधातुक यौगिकों में कार्बन मेटल बंध होना आवश्यक है। अब यहाँ पर इसकी आगे और विवेचना की जा रही है क्योंकि कई ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं वो हमारे लिए जो है सामने आते हैं जो प्रतीत हो रहे हैं कि भाई उनके अंदर मेटल तो है लेकिन वो कार्बधातुक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मेटल एल्कोक्साइड्स का, RONA,
जैसे C2H5ONa हुआ, सोडियम एथॉक्साइड है। तो सोडियम एथॉक्साइड में मेटल तो है लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन रेडिकल भी है, C2H5 इथाइल रेडिकल है, मेटल भी है, लेकिन ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो मेटल है वो कार्बन से डायरेक्ट बंधित ना होकर के ऑक्सीजन के साथ में उसका लिंकेज है। इसी प्रकार धात्विक एस्टर हैं, जैसे हम कैल्शियम एसीटेट की बात करें तो कैल्शियम एसीटेट में जो कैल्शियम का जो लिंकेज है वो CH3COO Ca, तो CH3COO का होल ट्वाइस Ca है, तो 2 CH3COO मोइटीज़ हैं और एक कैल्शियम के साथ में वो बॉन्डेड है। तो यहाँ पर भी जो लिंकेज है वो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के बीच में है। तो यहाँ पर लिंकेज है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन की है, ना कि कैल्शियम और कार्बन की। तो ये कार्ब धात्विक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें धातु परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, कार्बन से नहीं। तो ऐसे यौगिक हैं कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट हैं जैसे RLi है, R2Zn है, R3Al है आदि कार्ब धात्विक यौगिक होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो R है वो निश्चित रूप से एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और R की जगह है मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। जैसे C2H5Li है तो हम उसको इथाइल लिथियम कहेंगे। इन कंपाउंड्स का जो नेम है वो भी एल्काइल रेडिकल का नेम और मेटल का नेम दोनों को जो है समाहित करके इनका नाम है वो किया जाता है। R2Zn है, जैसे डाइमिथाइल जिंक है, तो ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल है और मेटल के साथ में वो अटैच है। तो ये सब कार्ब धात्विक यौगिक हैं क्योंकि इन सब में धातु और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर है मेटल कार्बन लिंकेज पाई जाती है। केवल धातु कार्बन बंध होने पर, अब देखिए आगे और उसकी विवेचना में आता है कि ऐसा नहीं है कि भाई कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड अगर है तो वो सभी कार्ब धात्विक यौगिक होंगे। जैसे है निकिल कार्बोनाइल है, तो यहाँ पर निकिल है कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, लेकिन निकिल कार्बोनिल या कोबाल्ट कार्बोनिल हैं, ये भी यहाँ पर धातु कार्बन बंध तो है लेकिन ये कार्बनिक मूलक नहीं है। यहाँ पर ये रेडिकल नहीं है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल नहीं है। CO ग्रुप का जो कार्बन है वो मेटल के साथ में बॉन्डेड है, इसलिए ये भी कार्ब धात्विक यौगिक नहीं होगा। कुछ कार्ब धात्विक यौगिकों में धातु परमाणु के साथ में, अब आगे हम देखते हैं, अभी तक हम ये देख चुके हैं कि भाई कार्ब धात्विक यौगिक वास्तव में क्या है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल होना चाहिए और उसका जो कार्बन है वो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड अगर है तो वही कार्ब धात्विक यौगिक होगा। अब कुछ कार्ब धात्विक यौगिकों में धातु परमाणु के साथ में हैलोजन परमाणु भी बंधित होता है। तो जो मेटल है वो केवल कार्बन के साथ में लिंकेज नहीं कर रही है बल्कि हैलोजन के साथ में। डेफिनेटली इस तरह की मेटल हैं वो कम से कम बाइवेलेंट होंगी। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम एक द्विसंयोजी धातु तत्व है, तो ये एक तरफ तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल के साथ में बॉन्डिंग करता है, दूसरी तरफ हैलोजन के साथ में करता है। तो ये इस प्रकार के जो कार्ब धात्विक यौगिक हैं उनको हम मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं या मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। RMgX या R2SnX2 इत्यादि इस प्रकार के यौगिक हैं जिनमें कि मेटल हाइड्रोकार्बन रेडिकल के साथ साथ ये हैलोजन के साथ भी बंधित है। तो इस प्रकार से इनको हम मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं या कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्ब धात्विक यौगिकों को प्रिसाइजली है उनको इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं कि कुछ विशिष्ट गुणों वाले ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी। अब देखिए यहाँ पर क्या हम डिफाइन कर रहे हैं कि विशिष्ट गुणों वाले यौगिक, तो इनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं इन यौगिकों में और इनमें कार्बन परमाणु हैं अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत धनी हाइड्रोजन के अतिरिक्त है। तो हाइड्रोजन की भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से थोड़ी कम होती है, तो हाइड्रोजन को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के अतिरिक्त हैं तो कार्बन से कम विद्युत ऋणी, अथवा हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि विद्युत धनी तत्व
के परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर हर एक बात हमें ध्यान देनी है, विशिष्ट गुण वाले होंगे और इनमें हाइड्रोकार्बन जो रेडिकल है उसका जो कार्बन है वो अपने से कम विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में, या दूसरे शब्दों में विद्युत धनी तत्व के परमाणु से सीधा जुड़ा अगर है तो वो कार्ब धात्विक यौगिक होंगे। अब इनमें जो है इस परिभाषा से धात्विक साइनाइड हैं या धातु कार्बोनेट। अब देखिए अगेन एक बात उत्पन्न हो रही है कि मेटल साइनाइड हैं जैसे, तो यहाँ पर है वो सोडियम मेटल है, वो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, और यहाँ पर जो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से बहुत कम है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है या K2CO3 है, ये इस प्रकार के यौगिक हैं जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड है, लेकिन अगेन वही बात है कि कार्बन के पास में हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नहीं है या हाइड्रोकार्बन वाला वो कार्बन नहीं है, तो इसलिए सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट इत्यादि ये यौगिक भी कार्ब धात्विक यौगिकों की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे यौगिकों, क्योंकि NaCN, Na2CO3 इत्यादि यौगिक ऐसे हैं जिनके अंदर है वो विशिष्ट गुण उपस्थित नहीं हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर होने चाहिए, तो इसलिए इनको भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि भाई वास्तव में वो विशिष्ट गुण होते क्या हैं जिसकी वजह से हम इनको स्पेसिफिक कंपाउंड्स के रूप में हम यहाँ पर है इनको देखते हैं या विशिष्ट यौगिकों के रूप में इनको स्टडी किया जाता है। यहाँ विशिष्ट गुणों से अर्थ है जब कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है तो कार्बन पर आंशिक ऋणावेश। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या विशेष बातें हो रही हैं। मेटल्स हैं, उनके अंदर सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, कार्बन के अंदर सहसंयोजक बंध बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। तो अब भाई लिंकेज कैसे हो, कार्बन के अंदर है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, और मेटल के अंदर है वो या तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगी मेटल, या फिर मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगी, धात्विक बंध बनाएंगी, या फिर वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर कार्बन को चाहिए है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए मेटल। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन पर जब ये बॉन्ड बनता है तो इससे क्या होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण वो तो खुद धनावेश ग्रहण कर लेंगी और कार्बन पर ऋणावेश डालेंगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये बॉन्ड बनता है तो फिर कार्बन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, अर्थात ये बंध एक तरह से हम कहें कि ये बंध है वो पिक्यूलियर टाइप का बंध है या विशिष्ट प्रकार का बंध है जिसमें कार्बन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और धातु पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। धातु तो होते ही हैं, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आंशिक धनावेश आ जाने से, लेकिन कार्बन पर जब आंशिक ऋणावेश आ जाता है बस यही बात है जो इन यौगिकों को विशिष्ट बनाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप यह यौगिक उन समस्त कार्बनिक यौगिकों से बड़ी आसानी से क्रिया करने लगते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने लगते हैं जिनमें कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आंशिक ऋणावेश आ रहा है, अर्थात क्या है, कार्बन परमाणु है इलेक्ट्रॉन धनी हो रहा है। तो अब ये किस तरह के यौगिकों के साथ आसानी से क्रिया करेंगे, जिनमें कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है, और उनके साथ में रिएक्ट करके आसानी से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेते हैं। यहीं से इनकी विशिष्ट संश्लेषणात्मक उपयोगिता की बात है वो शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम इनकी सहायता से कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो इस गुण का उपयोग करते हुए, किस गुण का उपयोग करते हुए, ये कार्बन पर आंशिक ऋणावेश आ गया है तो ये ऐसे सभी यौगिकों से आसानी से क्रिया कर लेगा जिनमें कि कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझ रहे हैं, इथाइल लिथियम है ये। इथाइल लिथियम में लिथियम का जो परमाणु है इथाइल ग्रुप के CH2 के साथ में जुड़ा है। CH2 पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, लिथियम पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। उसकी रिएक्शन है एलाइल ब्रोमाइड के साथ में करा दी। एलाइल ब्रोमाइड में जो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन न्यून है। इसका जो कार्बन इथाइल लिथियम का है वो इलेक्ट्रॉन धनी है, तो इनके बीच में लिंकेज हो जाएगी, 1 पेंटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए ये 1 पॉट सिंथेसिस है, केवल 1 सिंगल स्टेप सिंथेसिस होकर के 1 पेंटीन का इसमें फॉर्मेशन हो गया है।
अदरवाइज़ 1 पेंटीन को बनाने में हमें मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत से जो है हमारे लिए प्रक्रियाएं करनी पड़ती, तो लेकिन यहाँ पर ये 1 पॉट सिंथेसिस। इसी तरह से देखिए इथाइल लिथियम की क्रिया है एसीटोन के साथ में हमने करवा दिया। एसीटोन में ये जो कार्बन है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है ऑक्सीजन के कारण, तो ये आसानी से क्रिया करके एक मध्यवर्ती ये बना लेता है, इंटरमीडिएट बन जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट है इसका जब हम अम्लीय जल अपघटन कर देते हैं तो ये एक टर्सरी अल्कोहल बनता है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं है ये टर्सरी अल्कोहल है जिसका नाम 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल है। 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है जो एक टर्सरी अल्कोहल है। इस टर्सरी अल्कोहल का ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने देखा है कि इस प्रकार से जो है बड़ी आसान कंडीशंस में, बड़ी आसान दशाओं में जो है बहुत से कार्बनिक, अभी तो हमने केवल 2 कार्बनिक यौगिकों को देखा है, लगभग सभी तरह के कार्बनिक यौगिक हैं वो इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सहायता से आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसी कारण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम एक अलग चैप्टर के रूप में स्टडी करते हैं और आगे जाकर के आप देखेंगे कि रिसर्च की जो ब्रांच है एक बहुत बड़ी ब्रांच है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें केवल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और उनके संश्लेषणात्मक या सिंथेटिक यूज़ को ही स्टडी किया जाता है। कार्बधातुक यौगिकों के उक्त उपयोग के कारण ही इनका इतना अधिक सिंथेटिक महत्व है, संश्लेषणात्मक महत्व है। तो इनके द्वारा इजी सिंथेसिस होकर के नियरली ऑल क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं। ये इनकी हाई सिंथेटिक यूटिलिटी है।